हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम यशपाल जी द्वारा रचित उनके जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित एक व्यंग है जिसका नाम है लखनवी अंदाज। ठीक है, तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि पुस्तक का नाम क्या है। कक्षा 10 है हमारी और जिसके अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2। क्या नाम है? क्षितिज भाग 2। और अध्याय संख्या यानी चैप्टर संख्या की बात करें तो कौन सी है? 12। ठीक है, और जिनके लेखक का नाम क्या है? यशपाल जी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यशपाल जी के जीवन परिचय के बारे में और जो इनके द्वारा जो रचित है लखनवी अंदाज, उस वह क्या एक व्यंग है, उसका सारांश हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और आगे फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इस व्यंग को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में केवल हम क्या पढ़ेंगे? जीवन परिचय और लखनवी अंदाज व्यंग का सारांश पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में लखनवी अंदाज। उसके बाद हम पढ़ेंगे इससे पाठ से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, इस व्यंग से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे ही आपकी पाठ्य पुस्तक आपको आपने देखा हो तो अभ्यास प्रश्नों के बाद में एक और दिया हुआ है आपके अलग से भाषा अध्ययन, जिसमें क्रिया के भेदों के बारे में आपको बताना है। यानी कि यहीं पर आपका एक टॉपिक आ गया व्याकरण का ध्यान रखना, तो क्रिया के बारे में हमें पढ़ना है अच्छे से। यह सब हमें कहाँ नजर आता है, कहाँ दिखाई देता है? हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में। और क्षितिज क्या होता है? जहाँ पृथ्वी और आकाश दोनों एक जगह जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं तो उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। और आप लोगों को इस तस्वीर से नजर आ ही रहा होगा क्या? सफेद पोष व्यक्ति, और ये हमारे लेखक हैं जिनका नाम क्या है? यशपाल जी है। ठीक है, तो इस सेशन में हम यशपाल जी के जीवन परिचय और लखनवी अंदाज जो इनका व्यंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान रखना जितने समय मैं इस समय पढ़ा रहा हूं उसी समय आपको ये याद हो जाना चाहिए। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए क्या कि जो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं किसके जीवन परिचय पढ़ रहे हैं? यशपाल जी का। किसका पढ़ रहे हैं? यशपाल जी का पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ। और फिर हमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है यशपाल जी का हमारी क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक में कौन सा अध्याय दिया हुआ है, क्या नाम है उसका? तो लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज क्या है? कहानी है, उपन्यास, व्यंग है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। तो ध्यान रखना क्या है वो? लखनवी अंदाज हमारा एक व्यंग है। ठीक है, यदि मैं जीवन परिचय की बात करूं तो यशपाल जी का जन्म 1903 ईस्वी पंजाब के फिरोजपुर छावनी में होता है। तो ठीक है, तो यशपाल जी का जन्म कब होता है? अभी 1903 ईस्वी में। कहाँ होता है? पंजाब राज्य के फिरोजपुर छावनी में होता है इनका जन्म। तो याद हो गया, 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में इनका क्या हो जाता है? अभी जन्म हो जाता है। और मृत्यु की बात करें तो 1976 अर्थात 1976 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद हो गया। देखो याद करा देता हूं मैं आप लोगों को। 1903 ईस्वी में तो इनका जन्म होता है। किस राज्य में होता है? अभी पंजाब राज्य में होता है। और पंजाब राज्य का स्थान कौन सा है? फिरोजपुर छावनी। फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म होता है। ठीक है, और 1976 ईस्वी में इनका देहांत अर्थात निधन, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको 2 सन याद रखनी है, 1903 और 1976। स्थान याद रखना है। राज्य का नाम पूछे कि यशपाल जी का जन्म किस राज्य में हुआ, यूपी, एमपी, इस प्रकार से नाम दे देता है ना, पंजाब, तो आपको याद रखना पंजाब। और पंजाब का कौन सा शहर है? फिरोजपुर छावनी। और निधन की बात करें तो 1976 में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। कैसे पूछा जाएगा? यशपाल जी ने प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त की? कांगड़ा से। और बीए कहां से किया? लाहौर के नेशनल कॉलेज से। तो ध्यान रखना है, प्रारंभिक शिक्षा होती है कांगड़ा में और लाहौर के नेशनल कॉलेज से ये बीए प्राप्त करते हैं। ठीक है, बीए की शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनका वहां परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। यानी कि यशपाल जी का परिचय कहां? लाहौर में। किससे होता है? अभी भगत सिंह और सुखदेव से। अब कौन नहीं जानता भगत सिंह को, कौन नहीं जानता सुखदेव को? ठीक है, तो इनका जन्म जब ये बीए कर रहे होते हैं लाहौर के नेशनल कॉलेज में, वहीं पर
इनकी मुलाकात किससे हो जाती है? भगत सिंह और सुखदेव से हो जाती है। अब तुम्हें पता है जब इनकी भगत सिंह और सुखदेव से मुलाकात ही होगी तो स्वतंत्रता आंदोलन में 100% है कि ये भाग लेंगे। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भी इन्होंने अपना कदम बहुत अच्छे से उठाया होगा। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। देखो आ गया ना, जब मैंने यहीं पढ़ते ही आप लोग बताया था, जब सुखदेव और भगत सिंह से इनकी मुलाकात हो जाती है तो सीधी सी बात है देशभक्ति अपने आप जगेगी। तो स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी से जुड़ाव के कारण यानी संविधान आंदोलन में जितने भी आंदोलन हुए उस समय जिस समय ये थे, इनका जन्म 1903 से लेकर 1976 के मध्य, उन लगभग आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया, जिसके कारण ये अनेक बार क्या गए, जेल भी गए हैं। तो याद हो गया। तो आपसे पूछे प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? कांगड़ा। बीए कहाँ से प्राप्त की? लाहौर के नेशनल कॉलेज से, और वहीं पर इनकी मुलाकात किससे होगी? सुखदेव और भगत सिंह से होगी। और ये जेल भी गए, किस कारण? स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो हमें याद रखनी है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है इनका ज्ञानदान। क्या है? ज्ञानदान। कहानी संग्रह की बात हो रही है। फिर आ रहा है तर्क का तूफान। फिर उनकी कहानी संग्रह कौन सा है? तर्क का तूफान। फिर है पिंजरे की उड़ान। क्या नाम है? पिंजरे की उड़ान। फिर है वादुलिया। क्या नाम है? वादुलिया। फिर है फूलों का कुर्ता। क्या है? फूलों का कुर्ता। तो कौन कौन सी है? ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया और फूलों का कुर्ता। याद हो गया? ज्ञानदान देखो ऐसे याद रखना है, लिख लिया, याद करिए। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता। अब बिना देखे यहां पे लिखना है, ऐसे ऐसे लिखना है, ज्ञानदान, ज्ञानदान। उल्टा सुल्टा आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वादुलिया, जरूरी नहीं आप एक साथ वैसे याद करो। पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता। ठीक है, इस प्रकार से। अब कौन सी छूट गई है हमारे पास? तर्क का तूफान। अब ये कभी ना भूलोगे आप लोग, तर्क का तूफान। ये देखो एक याद करने का तरीका है, जो आप भूल जाते हो ना, जितनी लिखी वो तो याद होगी, और जो आप भूल जाते हो फिर तुरंत देख करके उसे याद करते हो, लिखते हो, तो उसे आप लोग कभी नहीं भूलते हो। ध्यान रखना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों याद करने का, बहुत ही अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका है याद करने का। तो ये ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता। ठीक है, आगे देखिए इनके हम बात करते हैं उपन्यासों की। उपन्यास कौन कौन से हैं? तो पहला उपन्यास इनका झूठा सच। फिर आता है अमिता, उसके बाद लिखा इन्होंने दिव्या। फिर आता है पार्टी कामरेड। फिर आता है दादा कामरेड। तो उपन्यास कौन कौन से हैं? झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड और दादा कामरेड। याद हो गया? झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड और दादा कामरेड। याद हो गया? याद हो गया? झूठा सच है, दिव्या है, अमिता है, ठीक है, पार्टी कामरेड और दादा कामरेड। फिर है मेरी तेरी उसकी बात। इसको तो वैसे ही नहीं भूल सकते हो, मेरी और तेरी और उसकी, मेरी तेरी और उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात, इसको तो आप वैसे नहीं भूल सकते। ठीक है, याद हो गया? तो बताइए जल्दी से, याद करवा देता हूं। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, और यहां हम बात करेंगे उपन्यास की। याद होना चाहिए ना आप लोगों को, तो बताइए जल्दी से। कहानी संग्रह की बात करें तो ज्ञानदान, याद हो गया? बोलो रे सभी। तर्क का तूफान, वादुलिया, याद रखना, साथ साथ बोलते रहना। फूलों का कुर्ता, याद हो गया? ज्ञानदान, तर्क का तूफान, वादुलिया और फूलों का कुर्ता। ठीक है, उपन्यास की बात करें तो झूठा सच, अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, पार्टी कामरेड, और एक और है उसे तो आप भूल नहीं सकते, मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात। तो क्या हो जाएगा? ज्ञानदान, तर्क का तूफान, वादुलिया और फूलों का कुर्ता। एक और रह गई है कहानी संग्रह, कौन सी है? याद है क्या? कौन सी है भाई? बताइए जल्दी से।
पिंजरे की उड़ान। कौन सा रह गया था? पिंजरे की उड़ान। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप लोग देख करके लिख सकते हैं। अब याद हो गया पिंजरे की उड़ान, फिर आप नहीं भूल सकते। आप ऐसे आप लोगों को याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। आगे देखिए, जो इनका झूठा सच उपन्यास है वह भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज। मार्मिक होता है भयंकर रूप से, भयंकर रूप से, यानी गहरी, यानी कि ऐसी गहरी गहरी उसमें संवेदनाएं। मार्मिक यानी होता है बहुत ही भयंकर, अत्याचारी। जो अत्याचार हुआ था जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो कुछ लोग उधर रह गए, कुछ लोग इधर आ गए। तो यह जो झूठा सच उपन्यास लिखा इन्होंने, यह भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास। आपसे पूछा जा सकता है यशपाल जी कैसा कौन सा उपन्यास है, तो भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है, तो जिसका नाम क्या है? झूठा सच। और झूठा सच कब प्रकाशित होता है? 1960 ईस्वी में। कितने भागों में? 2 भागों में। प्रथम भाग 1958 में प्रकाशित होता है, किस नाम से? वतन और देश। और द्वितीय भाग 1960 में प्रकाशित होता है, और कब? क्या नाम उसका? देश का भविष्य। तो ध्यान रखना, झूठा सच जो उपन्यास है वो भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है। मार्मिक त्रासदी है, ऐसा दस्तावेज है जिसमें उन्होंने बहुत ही गहरी संवेदनाओं से रूप में लिखा है। और झूठा सच उपन्यास 1960 में 2 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग 1958 में प्रकाशित होता है और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशन होता है। प्रथम भाग का नाम होता है वतन और देश, और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। ध्यान रखना, वतन और देश का भविष्य। याद हो गया? झूठा सच कितना अच्छा उपन्यास है। यानी कि इन्होंने भारत विभाजन त्रासदी पर लिखा ही है, साथ में यही बताया कि यह 2 भागों में बटा हुआ है, वतन और देश का भविष्य, जो 1960 में प्रकाशन होता है झूठा सच उपन्यास का। और आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, कि कितने भागों में इसका प्रकाशन हुआ, तो कितने भागों में प्रकाशन होता है? 2 भागों में, ठीक है। तेरी मेरी उसकी बात, या मेरी तेरी उसकी बात 1942 की क्रांति पर आधारित उपन्यास है। यानी कि 1942 की जो क्रांति पर आधारित उपन्यास का नाम बताए तो तेरी मेरी या मेरी तेरी उसकी बात। याद हो गया? मेरी तेरी उसकी बात या तेरी मेरी उसकी बात 1942 की क्रांति पर आधारित उपन्यास है। उनका भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यानी कि उनका भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचना की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो 2 चीजें याद रखना है, कौन कौन सी? एक तो झूठा सच उपन्यास, एक तेरी मेरी उसकी बात जो किस पर लिखा गया है? ये तो 1942 के स्वाधीनता आंदोलन क्रांति 1942 के क्रांति के पर आधारित है। और यह है भारत के विभाजन का त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है, जिसे 2 भागों में बांटा गया था, 1960 और 1958। वैसे झूठा सच उपन्यास कब प्रकाशन होता है? 1960 में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, साहित्यिक विशेषता, यानी साहित्य में इनका क्या योगदान है? हिंदी साहित्य में यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति, यानी कि आम आदमी के सरोकारों की इसमें क्या है? उपस्थिति मौजूद है। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार है। यथार्थवादी क्या होती है? जैसा ही इन्होंने देखा केवल वैसा ही लिखा, अपनी कल्पना का कोई प्रयोग नहीं किया, कोई झूठी बात, कोई अपने भावों का अलग से इनका प्रयोग नहीं किया, जैसा ही इन्होंने देखा है वैसा ही इन्होंने लिखा है। और कैसे इनकी कविताओं, इन रचनाओं में क्या उपस्थित होता है? आम आदमी को सरोकारों की उपस्थिति मानी जाती है। सामाजिक विषमता भी इनकी रचनाओं में दिखाई देती है, राजनीतिक पाखंड भी दिखाई देता है, और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं भी हमें दिखाई देती हैं। यानी उन रचनाओं में क्या क्या दिखाई देता है? सामाजिक विषमता का तो प्रयोग है ही, साथ में राजनीतिक पाखंड, जितने राजनीतिक दल हैं, जितने लोग हैं राजनीति में, उन सभी का करारा रूप से, और रूढ़ियां जितनी भी हैं, रूढ़ियां क्या होती हैं? जो प्रचलन में चली आ रही हैं। जैसे पहले महिला को अबला माना जाता था, और कुछ गांव में आज ही माना जाता है, महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है। तो ऐसा ही इन्होंने जो रूढ़ियां हैं उनके खिलाफ भी इनकी रचनाओं में यह सब हमें मुखर कर आता है, यह सब हमें दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति इनकी कविताओं में प्राप्त होता है। साथ साथ में ये यथार्थवादी शैली में लिखा है, और साथ में सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ भी इनकी रचनाएं में नजर आती हैं। अब पाठ का सारांश, इनका पाठ क्या नाम है? लखनवी अंदाज। और मैंने कहा क्या है? एक व्यंग है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा है
कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यानी कि यह क्यों लिखा है, इसका उद्देश्य तो यही था कि लखनवी अंदाज जो व्यंग लिखा इन्होंने कहा है कि बिना कथ्य के, बात सही है, जब कहानी में कोई कथानक ही नहीं होगा तो किसी रचना को हम नहीं लिख सकते। कथानक मुख्य केंद्र होता है कहानी का, लेकिन इन्होंने कहा है जो लखनवी अंदाज मैंने यहाँ व्यंग रूप में लिखा है, इसे एक स्वतंत्र रचना के रूप में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, जो लखनवी अंदाज है वह एक व्यंग है। उन लिखने का उद्देश्य क्या था कि इसको भी इन लेखक को, यशपाल जी को पता है, पाठकों को पता है, और जो पढ़ने वाले उनको पता है कि बिना कथ्य के हम कोई भी कहानी नहीं लिख सकते, बिना कथन के कोई भी कहानी नहीं लिख सकते। लेकिन इन्होंने क्या कहा है फिर उल्टा, इन्होंने फिर ये कहा है कि जो मैंने लखनवी अंदाज जो व्यंग लिखा है इसे एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ सकते हैं, यानी पाठक इसे पढ़ सकता है स्वतंत्र रचना के रूप में। तो यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। ये आपका जो आपको ट्रेन के डब्बे में दो इंसान दिखाई दे रहे हैं, सफेद पोश नाम का व्यक्ति, यही है, इसी के ऊपर लिखा है इसने लखनवी अंदाज में दो खीरे निकालता है और उनको फिर धोता है। धोने के बाद अब चाकू निकालता जेब से, फिर उनको काटता है, छील करके काटता है, फिर उसमें नमक मिर्च उसको भुरकाता है और फिर उसे होठों तक ले जाता है। जब मुंह में पानी आ जाता है तो उसको खाता नहीं है, उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। और ये हमारे लेखक जी हैं जिनका नाम यशपाल जी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि यशपाल जी का जन्म बताओ, अरे भूल गए, जन्म तो कब होता है इनका, अरे कब हुआ, 1903 में हुआ। मृत्यु कब हुई, 1976 में हुई। जन्म कहाँ होता है, फिरोजपुर छावनी कहाँ, किस राज्य में पड़ती है, पंजाब में पड़ती है। इनके दो उपन्यास महत्वपूर्ण माने जाते हैं, झूठा सच जो भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है, तेरी मेरी उसकी बात जो 1942 की क्रांति पर आधारित है। ठीक है, बस इतना है तो आपको याद करना है। और यहां हम बात करें लखनवी अंदाज, ये इस व्यंग को साबित करें बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि स्वतंत्र रचना के रूप में इसे लिख सकते हैं। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर, एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। यानी कि यशपाल है ना, उस पतनशील सामंती वर्ग, जो सामंती वर्ग होता है ना, जो दिखावे में जीता है, यानी आजकल आप लोग भी देखते हैं कि जिसका पैसा है ना, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, फिर भी सूट बूट टाई बेल्ट, यानी दिखावेपन में रहता है हमेशा। तो यहाँ पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविक बेखबर, एक बनावटी शैली में। यानी कि यह जो व्यक्ति है यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है सफेद पोश लखनवी अंदाज में, यह व्यक्ति एक बनावटी शैली पर जीता है। और इसी का इन्होंने यशपाल जी ने कटाक्ष करते हुए सामंती वर्ग का कटाक्ष किया है। किस वर्ग का कटाक्ष किया है, सामंती वर्ग का हमें इसमें कटाक्ष दिखाई देता है। ये कहता है कि ये लोग बेखबर, बे यहाँ देखो, बे यहाँ एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है, बिना, और खबर यानी खबर, बिना खबर के, यानी कि इन्हें खबर नहीं है कि एक बनावटी शैली में जी रहे हैं, बनी बनाई शैली में जी रहे हैं, इनको नहीं जीना चाहिए ऐसी बनावटी शैली में, तो इन पर ये कटाक्ष करते हैं। कहना नहीं होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यानी कि कहना नहीं होगा कि आज के समय में परजीवी संस्कृति, यानी दूसरों पर, यानी कि बनावटी शैली में जीना, दूसरों को देखा देखी जीना, अपने स्वयं का दिमाग नहीं लगाना, ऐसी संस्कृति भी हमें आज भी देखने को मिलती है। तो समझ में आ गया। यदि मैं बात करूं, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं जिससे आपको लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यशपाल जी के हमने जीवन परिचय के बारे में बात की, क्या क्या पढ़ा कि 1903 ईस्वी में इनका जन्म होता है, फिरोजपुर में होता है, फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म होता है। और फिरोजपुर छावनी कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पंजाब में, ठीक है, PB जिसे कह सकते हो। और 1976 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि इनकी जो इस ये जो व्यंग है लखनवी अंदाज, यह एक व्यंग रूप है। यह साबित करने लिखा गया है कि बिना कथ्य के, ये ध्यान रखना, बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो यह लखनवी अंदाज है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, लखनवी अंदाज जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसे हम लोग एक स्वतंत्र रचना के रूप में भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है, इन्होंने कहा है कि आज वर्तमान समय में हमें ऐसी परजीवी संस्कृति दिखाई देती है जो बनावटी शैली पर जीती है, बनावटी शैली पर। और साथ में ये भी रखना, इन्होंने किस वर्ग पर? सामंती वर्ग पर कटाक्ष भी किया है। सामंती वर्ग पर क्या किया है? कटाक्ष। सामंती वर्ग पर क्या किया है? कटाक्ष। फिर मैं आगे बात करूं तो इनकी रचनाओं के बारे में बात की तो एक सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका झूठा सच, जो 1960 में प्रकाशित होता है, जिसे दो भागों में बांटा गया। एक तो 1958 में प्रकाशित होता है और एक 1960 में। इसका नाम होता है देश का भविष्य। क्या नाम है? देश का भविष्य। और इसका नाम है जो 1958 प्रकाशित होता है, इसका नाम है वतन और देश। वतन और देश, ठीक है। और यह किस पर लिखा गया? भारत विभाजन की त्रासदी पर, यानी भारत विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। और फिर हम बात करें कि जो इनका एक और उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात, उसकी बात, ठीक है। यह है 1942 की संस्कृति पर, स्वाधीनता आंदोलन पर अपनी बात। अभी तेरी मेरी उसकी बात या मेरी तेरी उसकी बात 1942 के आंदोलन पर लिखा गया है, ठीक है। ये हमारा क्या था? यशपाल जी का जीवन परिचय और उनकी लखनवी अंदाज व्यंग के लिखने का सारांश, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस सेशन में बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं एक बार वापस कह देता हूं, फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जितना समय मैं पढ़ा रहा हूं उसको बस एक बार नहीं, मैं कम से कम 3 बार रिपीट करता हूं। मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।